आपके लिए भी वैसे काफ़ी नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने रास्ता में है जहाँ से आप BA-LLB, BSc, BCom और कर सकते हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड जो है BSc-LLB है, जिसमें IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट को सुना होगा आपने, कॉपीराइट सुना होगा आपने, ठीक है ना, ट्रेडमार्क सुना होगा। तो ये सबसे ग्रोइंग फील्ड, क्योंकि आज के जितने भी डिस्प्यूट हो रहे हैं वो लिख रहा है उसके नोट्स बना दी किसी ने, या किसी कॉपीराइट हो, किसी के ट्रेडमार्क्स हैं, किसी ने डिस्टिलरी को B का I के गायब कर ली। लेकिन ये 50 मार्क्स के रहते हैं, एक पहला जो है 20 का, फिर 15 नंबर के 2 और रहते हैं। तो ये जो 50 नंबर के इंग्लिश के, 50 नंबर के हिंदी के ऐसे क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं। सब्जेक्ट्स आपके सोशल इश्यूज जो चल रहे हैं, लीगल इश्यूज पे आते हैं। यदि आप कोई भी एग्जाम दे तो ये चीजें तो आपको करनी ही पड़ेगी, उसके बाद आप आगे स्वागत करते हैं। मैं महिला अधिकारिता विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अशोक जी से निवेदन करूंगा कि वो बैठ करके और मैडम का आज की इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करें। अभिनंदन करते हैं। उसमें वो UPSC काम करती है और आज वो कौन होती है? जैसलमेर की जिला कलेक्टर। कुछ बोलिए आप। देखिए समाज के लिए आपको बुलाया है, सिर्फ सुनने के लिए आपको नहीं बुलाया है। तो दिस इज एंथुसियाज्म ऑफ ऑल द गर्ल्स। आपने काफी ज्यादा एफर्ट्स किया, आप से वेरी क्या तो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो, सॉरी मेरी मीटिंग थी तो मैं उससे थोड़ा सफा हो गई बट मेरे ख्याल से मुझसे पहले भी काफ़ी सारे स्पीकर्स रहे, उन्होंने अपना बताया, मैंने थोड़ा सा तो आपका सुना ही, और जो भी उन्होंने पॉइंट बताया वेरी गुड पॉइंट्स। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। तो आपका क्वेश्चन तो बाद में हम लेंगे, बट मोस्टली देखिए कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो हमारा स्कूल का ही 10th बोर्ड हो, 12th बोर्ड हो, हम कॉलेज में जब किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो पहली चीज़ तो है बहुत पढ़ना पड़ता है, राइट। और मुझे पता है लड़कियाँ सबसे ज़्यादा सिंसियर होती है, वो पढ़ सकती हैं और पढ़ती हैं। तो पहला तो ये है कि वी हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने का मतलब है कि 8-9 घंटा पढ़ना पड़ता है ना। तो आई कैन सी कोमल हियर, उन्होंने टॉपिक किया था अभी 12th में, है ना। तो मैं चाह रही हूँ कि रादर मैं आपको वन साइडेड बताऊँ, वो भी कर सकते हैं, बट मैं पहले चाहूँगी आप लोगों की क्या क्वेश्चन हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग अलग अलग कुछ बच्चे 10th के हैं, कुछ 11th के हैं, कुछ 12th के हैं, कुछ ऑलरेडी कॉलेज में हैं। तो एक माइक अशोक जी, आप एक माइक बच्चों को दे दो, जो भी आपके मन में आए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, बी एजुकेशन, बी एग्जाम, बी अदरवाइज आप उससे पूछ सकते हैं, एंड फिर सम अप करते हुए मैं एक ओवरऑल आपको बताऊँ, राइट। ठीक है, फॉर्मेट ओके, ठीक है। तो अब जो भी जिसको भी पूछना है वो पूछे। पूरा आमंत्रण है आप। Thank you, ma'am, for completing my dream today. And my main question is to ma'am, how to choose an optional subject, because it is very difficult task to choose an optional subject. And ma'am, my second question is ma'am, how to be consistent in studies, because sometimes we study 2 hours or sometimes we study only for 1 hour. Ma'am, how to be consistent in this? Very good question. So second question तो सबके लिए relevant है, even तो वैसे अभी स्कूल में। So first question, UPSC की जो एग्जाम है वो हमारी कंट्री में सबसे टफेस्ट एग्जाम मानी जाती है, और उसका रीज़न ये है कि इस एग्ज़ाम में हर स्ट्रीम से बच्चे बैठते हैं, जो ऑलरेडी लोग जॉब में हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, सब लोग इसमें बैठोगे। मतलब आप समझो जैसे आप बस कॉलेज में निकले हो तो आप यहाँ कम्पीट कर रहे हो अपने जैसे बच्चों के साथ, साथ में उन लोगों के साथ जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम। आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आप एक डॉक्टर के साथ भी कम्पीट कर रहे हो, आप एक MBA ग्रेजुएट के साथ भी कम्पीट कर रहे हो, आप एक इंजीनियर के साथ भी कम्पीट कर रहे हो। तो हर पॉसिबल स्ट्रीम से बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। इसमें हर साल लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं प्रीलिम्स का, और इसमें सक्सेस रेट सिर्फ 0.1% है। तो हर साल वैकेंसीज भी अलग अलग हो रही है कि भाई सरकार को इस बार इतनी सीटें बढ़ी, उतनी सीट,
होती हैं। जैसे मेरे टाइम में मुझे 1000 के करीब थी, अभी शायद कुछ 800 सीटी थी, तो वो वेरी करता है। तो आप सोचिए 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और सिलेक्ट हो रहे हैं सिर्फ 800 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये सक्सेस रेट इतना होता जाता है छोटा छोटा, इसलिए इसको इंडिया की और कई मायनों से इवन इसको वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है। ठीक है, पर आप लोगों को मैं बिल्कुल इसका सीक्रेट बताती हूँ कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सर्वज्ञानी होना होता है या दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन बनना पड़ता है, बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ हार्ड वर्क और डेडिकेशन लगता है। एंड मेरा इसे हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, इसमें सिंपल ये बात है जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ाई। क्या होता है, जब मैं भी स्कूल में थी या मैं कॉलेज में थी तो मन होता है अब हम 1 घंटा पढ़ लेते हैं, 2 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, हम अपना फ़ोन देखते हैं, हम कुछ टीवी पे देखने लग जाते हैं। कंसिस्टेंसी और कॉन्टिन्यूटी कि अगर हमने आज का अपना टारगेट बनाया हुआ है कि मुझे इतना सिलेबस कवर करना है और उसमें मुझे 6 घंटे लगेंगे, तो वो 6 घंटे विदाउट फेल मुझे लग के पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जो बच्चा वो कर लेता है, स्पेशली अगर आप यूपीएससी की बात करें तो कहते हैं कि यूपीएससी एग्जाम ही देने के लिए पूरा 1 साल पढ़ना पड़ता है। तो 1 साल मतलब 365 डेज, उस 365 डेज का अगर रोज आपके 7 से 8 घंटा पढ़ लिया तो आप अगर एक एवरेज इंटेलिजेंट बच्चे भी हो तो भी आप एग्जाम आराम से क्लियर करोगे। तो फाइट एक्चुअली इंटेलिजेंस की उतनी नहीं होती जितना है कि कौन रोज इतना पढ़ रहा है। फाइट बस उसी चीज की होती है, यही उसका सीक्रेट। तो ये एग्जाम जो है, मैंने जैसे आपको बताया टफ है, इसके लेवल्स भी 3 होते हैं। पहले होता है आपका प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन होंगे ABC, तो उसमें फाइट होगी कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। अब 2 ऑप्शन तो आप बिल्कुल डिसाइड कर लोगे कि ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकते। फाइट होगी वो 2 ऑप्शन में से कि उसमें से सही कौन सा है। तो वो एग्जाम कॉम्पिटिटिव होती है क्योंकि उसमें इतने सारे बच्चे होते हैं और वो उसमें काफ़ी ज़्यादा गेसवर्क भी होता है। ऑफकोर्स जितनी आप पढ़ाई करोगे उससे आपका जो नॉलेज बेस डेवलप होगा वो भी होगा, और उसके अतिरिक्त प्रैक्टिस कि हम कितना प्रैक्टिस करेंगे। प्रीलिम्स का पेपर देने के पहले कहा जाता है कि कम से कम 100 पेपर पहले प्रैक्टिस करके जाना होता है, तब एक्चुअल प्रीलिम्स पास है। तो वो प्रैक्टिस, तो वो रोज इतना बैठ के डेडिकेशन के साथ उसको करते हैं, दैट इज एक्चुअली द सीक्रेट कि अपन यूपीएससी कैसे क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है यूपीएससी एग्जाम में। स्पेशली मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि काफी बच्चों को नहीं भी पता होगा कि एग्जाम में क्या स्टेजेस हैं, क्या एग्जाम है। दूसरा स्टेज जो होता है वो होता है मेंस एग्जाम का, वो रिटन एग्जाम होता है। तो जहाँ फर्स्ट स्टेज एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है, सेकेंड स्टेज आपको होता है रिटन, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे, आपको उसके आंसर लिखने होंगे और उसमें आपको दुनिया में किसी भी चीज पे आपको पूछ सकते हैं और आपको उसका 150 से 200 शब्द में आंसर लिखना पड़ता है। वो पेपर आपके टोटल 6 होते हैं जिसमें से 2 पेपर उनका जो क्वेश्चन था ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो 4 होते हैं जनरल स्टडीज के पेपर जो जनरल नॉलेज की सारी सब्जेक्ट इसमें कवर होते हैं। 2 पेपर उसमें होंगे ऑप्शनल स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा जो आपको चुनना होगा। इनका प्रश्न मुझसे ये था, मैम ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कौन सा सब्जेक्ट हम चुने। अब वो जो 2 पेपर्स हैं वो 500 मार्क के, 500 मार्क का समझ तो कितना ज़्यादा होता है। मतलब वो 500 मार्क में अगर हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारा सिलेक्शन गारंटी है, और अगर हम वो नहीं कर पाए तो 500 मार्क के ज़्यादा होता है कि हम लिस्ट से डायरेक्ट डाल। तो इसलिए इट इज़ वेरी क्रूशियल कि हम ये सिलेक्ट कर पाए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट उस टाइम चूज करना है। तो उसका आंसर ये है कि आपको 3 चीज़ें सोचनी पड़ेगी बिफोर यू चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। फर्स्ट, पहला आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। क्या है कि मार्केट में ऐसे ट्रेंड आता था, जैसे मैंने जब टॉप किया था तो मेरे पास पॉलिटिकल साइंस था, तो लोगों को लगा अच्छा टॉपर इस साल पॉलिटिकल साइंस है तो सब पॉलिटिकल साइंस लेने भाग गए। दूसरे साल कोई दूसरे सब्जेक्ट का टॉपर था तो सब उसके पीछे भाग गए। तो इसमें एक्चुअली ये नहीं है कि किसने किससे टॉप किया, इसमें आपका इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा तब आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा उस पर पढ़ पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर पढ़ पाओगे तो ही तो उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे, मार्क्स लेके आओगे। तो द गेम इज ऑल अबाउट आप किस सब्जेक्ट में कितने ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सब्जेक्ट में पढ़ रही थी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ सब्जेक्ट में, तो मतलब मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था और मेरी परफॉर्मेंस भी इस सब्जेक्ट में अच्छी थी, तो मैंने इसलिए अपना इसे ऑप्शनल लिया और इससे मेरे को 500 में से 300 मार्क्स आए। तो यूपीएससी में एक तो है ना, जो अभी अपन बोर्ड्स में 80, 90, 70% आता है, यूपीएससी में टॉपर के भी 50% ही होते हैं क्योंकि मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो 500 में से 300 जो कि मोर देन 50% था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मार्कशीट देखोगे ना तो हमेशा होता है कि चाहे फर्स्ट टॉपर हो सेकंड टॉपर हो तो 2-3 मार्क का फर्क होता है।
मेरा सेकंड टॉपर से 45 मार्क्स का फर्क था और थर्ड टॉपर से 50 मार्क्स का फर्क था, मतलब वो कुछ भी कर रहे थे टॉप। इसका फीडबैक वो है कि आई चूज द सब्जेक्ट इन विच आई वाज गुड एट, और गुड एट का भी डिसाइडिंग टेक्निक ये है कि हमें उसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट्स नहीं होते। एक ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई करनी होती है उस पेपर को क्लियर करने का, और ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, आर्ट्स से इंजीनियरिंग है तो 4 साल का होता है, मेडिकल है तो 5 साल का होता है। तो आप समझ रहे हो इतना आपको वो पेपर क्लियर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं हुआ तो मैं कैसे पढ़ूँ। सो फर्स्ट इज आपका इंटरेस्ट किसमें है, और जरूरी नहीं है मेरा जो इंटरेस्ट है वही आपका इंटरेस्ट, सबका अलग अलग होगा। दूसरा, काफी बार बच्चों को इंटरेस्ट तो होता है कि उस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आते तो फिर से कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमें ऐसा सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, और मेरे उसमें 10th में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, 12th में भी आ रहे थे, कॉलेज में भी मैं उसमें अच्छी मार्किंग करूँ। मतलब आपका जो इंटरेस्ट है, जो इनपुट है, वो आउटपुट में भी रिफ्लेक्ट हो पा रहा है। तो ये जो चीजें आप जब डिसाइड करोगे ना तो आपको आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन मिलेगा। So this is not a general answer. This is individual specific, right? Okay, next question. आपको पता है कि इस एग्जाम जो कि प्रीलिम्स होती है, फर्स्ट स्टेज इस एग्जाम की, मैंने बताया आपको वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मैं इसके बार एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि बच्चों को उतना आइडिया नहीं है, इसलिए मुझे लगा आप दोनों ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, तो आप बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हो, बट सब बच्चों को समझ आए इसलिए मैं बार बार समझा रही हूँ कि क्या उसमें आप लगभग बेसिक इंटेलिजेंस और नॉलेज टेस्ट होगी, जो आप जो इस एग्जाम का सिलेबस है जब आप वो पढ़ेंगे तो आपका वो एक बेसिक नॉलेज सेटअप बिल्डअप हो जाएगा। पर इसके अतिरिक्त जो मैंने कहा ना कि 4 वो आपको एलिमिनेशन टेक्निक को मास्टर करने के बाद समझ आती है। एलिमिनेशन टेक्निक मास्टर करने का एक ही तरीका है, हम उसे कितना प्रैक्टिस करें। तो जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि प्रीलिम्स पेपर बैठने के पहले 100 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट करने चाहिए। अब आप कह रहे हो मैम मैं किस महीने से उसे स्टार्ट करूँ, तो इसमें कोई स्पेसिफिक महीना नहीं है, आपको 100 पेपर करने हैं। कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ मैं प्रीलिम्स पेपर निकाल पाऊँ, उसके पहले आपको 100 पेपर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और जब आप ये शुरू करोगे 100 पेपर अटेम्प्ट करना, तो पहले 10-20 पेपर में तो आपकी कम मार्क्स आएंगे, तो आपको थोड़ा डिमोटिवेटेड भी फील होगा कि यार कट ऑफ तो इतना जा रहा है, मैं तो बिल्कुल ही उसके आसपास भी कहीं नहीं हूँ। तो वो आपको तो धैर्य रखना है, क्योंकि फर्स्ट 20-30 पेपर्स में आप कम ही स्कोर करोगे, सब कम स्कोर करते हैं। उसके बाद जब आप 50वें पेपर दे रहे हो गया था तब आपका थोड़ा है ना बेटर होगा। जब आप 80-90 पेपर पे जाओगे तब आपका कट ऑफ के आसपास नंबर आएगा, और जब आप कट ऑफ के आसपास अपने मॉक टेस्ट पेपर में स्कोर करने लगे तब आपको वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ अब मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, अब मेरे पास एक फेयर चांस है कि मैं पेपर क्लियर करूँ। और एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं, बट एट द सेम टाइम कॉलेज लाइफ उस तरह के सो दैट इज नॉट द राइट वे। क्योंकि जो आप कॉलेज में पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए आगे जाके आप उसी को ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो आप तो कई एक महीने से वो 3 साल उस ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपको बाद में आपका टाइम सेव होगा। तो यू शुड नेवर इग्नोर दैट। सेकेंडली, कॉलेज में आप कोई भी सब्जेक्ट लें, यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि आप कोई भी स्ट्रीम लो वो यूपीएससी में कवर करें। तो अगर आप कॉलेज की भी वो पढ़ाई करते हो सिंसियरली, तो कहीं ना कहीं आप यूपीएससी का कुछ पोर्शन का सिलेबस कवर कर रहे हो। तो यू शुड फर्स्ट थिंग इज नेवर इग्नोर योर कॉलेज स्टडी। जब अगर कॉलेज 8 आवर्स है और मैं कॉलेज के टाइम उसके बाद 4 घंटे या 2 घंटे भी निकाल लेती हूँ ऑन अ डेली बेसिस, तो मैं बाद में आफ्टर कॉलेज जो मुझे एक साल प्रिपरेशन करना होगा उसमें मैं कितना टाइम सेव करती हूँ। हमारे दिन में 24 घंटे हैं, अगर आप 8 घंटे सोने में निकालते हो, विच इज ओके 7 to 8 आवर्स एक नॉर्मल बॉडी को रिक्वायरमेंट है स्लीप। उसके बाद आप 6 आवर्स अपना आने जाने में, घर पे टाइम स्पेंड करने में भी निकाल लेते हो, 8 आवर्स, फिर भी 2-3 आवर्स बच जाते हैं आपके खुद के सेल्फ स्टडी के लिए। अब क्या होता है, बच्चे उस टाइम इतना अवेयर नहीं होते, पता नहीं होता है क्या करना है, तो बच्चे वो टाइम वेस्ट करते हैं। और भाई अगर आपको अवेयरनेस हो कि नहीं आगे जाके मेरे ये 2-2, 3-3 घंटे कितना बाद में हेल्प कर सकते हैं, तो आप उसकी अभी से तैयारी करते हो, बाद में टाइम बचाते हो, बेटर प्रिपेयर रहते हो, तो बेटर चांसेस होती है एग्जाम क्लियर करने का। तो वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, आपको अपने उन 24 घंटों में से 2 घंटे निकालने पड़ेंगे, विच इज वेरी डूएबल। जो हम वैसे टाइम वेस्ट कर देते हैं फोन पे, फ्रेंड्स के साथ, या वैसे डूइंग नथिंग, जरूरी नहीं कुछ करते ही है, डूइंग नथिंग में भी काफी टाइम वेस्ट होता है। वो आपको घंटे एक्स्ट्रा अपने शेड्यूल में से रोज निकालने होंगे और वो आराम से निकलते हैं। चौथा ही सीखा है। तो वर्ष 2015 तक सीसैट के भी मार्क्स जुड़ते थे। अब सीसैट के मार्क्स जुड़ते नहीं है, उस पेपर को सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित है, अगर वो आप उतने भी ले आओ, 1 नंबर भी ज़्यादा ले आओ, तो वो आपका क्लियर होता है। सीसैट
क्वालिफाई करने की वजह ये थी कि जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से थे या MBA ग्रेजुएट्स थे वो उनको बहुत आसान पड़ता था क्योंकि वो इतने साल उसी की पढ़ाई करते थे। तो जो बच्चा आर्ट्स का हो, मेडिकल का हो, उसको बहुत टफ पड़ता था क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं था। तो दिस इज अ गुड थिंग कि आफ्टर 2015 वो क्वालिफाइंग है कि बेसिक इंटेलिजेंस से आप उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हो तो आप वो पेपर क्लियर कर सकते हो। अब इसमें आप देखोगे कि आपको 100 क्वेश्चन में से भी वो सेक्शन वाइज डिवाइडेड है। जैसे एक सेक्शन है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, अगर मेरा कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैराग्राफ पढ़ना होता है, उसी पैराग्राफ को पढ़ के उस पर सवाल होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि वो मेरे लिए आसान है तो आप उसकी प्रैक्टिस करो कि उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके वो क्वालिफाइंग मार्क्स ले आओ। अगर आपको लगता है कि मेरा मैथ्स स्कूल में ठीक ठाक था तो उसमें मैथ्स के भी 10-20 क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको टारगेट करें। फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी वाले, उसमें भी वो इजी होता है, उसकी टेक्निक्स होती है सेट जो कोचिंग में या अब तो इंटरनेट पे सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है कि अगर वो हम चीज़ें प्रैक्टिस कर लें तो वो 10-20 क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्लियर करते हैं। कुछ लोगों का मैथ अच्छा होता है वो मैथ के क्वेश्चन कैसे करते हैं और कुछ लोगों का बेसिक जो लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं वो उसकी स्ट्रेटेजी समझकर प्रैक्टिस करते हैं, उससे क्लियर करते हैं और कुछ चीज़ों की कुछ करके क्लियर करते हैं। तो बेसिकली आपको वो पेपर देख के अपनी स्ट्रेंथ एनालाइज करनी पड़ेगी, उस बेसिस पे स्ट्रेटेजी बनाकर प्रैक्टिस करके आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर क्लियर करें। Focus on one. दिस इज अगेन नॉट अ वेरी जनरल क्वेश्चन, मतलब ये अगेन आपकी इच्छा पे बेस्ड है। काफ़ी बच्चे प्रिपेयर करते हैं क्योंकि ये जितनी भी एग्जाम्स हैं इसका एक पर्टिकुलर नॉलेज बेस कॉमन है, ठीक है। इनफैक्ट सबसे कॉमन तो यही एग्जाम्पल होता है कि लोग UPSC की परीक्षा की तैयारी करते हुए जो स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स है उसकी भी करते हैं क्योंकि मोटा मोटा सिलेबस मैच करता है। तो भाई एक ही चीज़ की तैयारी करें तो 2 एग्जाम कर सकती है। तो ये मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप ऐसा करना चाहते हैं। काफ़ी बच्चे नहीं भी करते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य होता है सिर्फ UPSC तो बस उसी की तैयारी करते हैं। पर अगर आपको लगता है कि सिलेबस कॉमन है और मुझे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देनी चाहिए तो आपको बिल्कुल उसकी तैयारी करनी चाहिए था। गुड आफ्टरनून मैम। एक है ना सबके लिए कॉमन टिप है, कोई भी एग्जाम हो ना, चाहे स्कूल की क्यों ना हो, कॉलेज की क्यों ना हो या बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आजकल सब कुछ करंट अफेयर्स पे बेस्ड होता है। करंट अफेयर्स मतलब हमें वो न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है क्योंकि एक बुक्स में आपको एक स्टैटिक नॉलेज मिलती है, पर एक जो डायनामिज्म होता है ना कि भाई ठीक है ये तो एक स्टैटिक नॉलेज है जो मैं किताबें पढ़ रही हूँ, पर एक्चुअली चल क्या है वो आपको अखबार ही अपडेट कर सकता है, या अखबार या न्यूज़ मैगजीन, या हम नेट पे अगर कोई हमारे पास ऐप है जिससे हम न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं। तो यही तरीके हैं कि स्टैटिक नॉलेज को डायनेमिक नॉलेज से कैसे कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट किया जाए, राइट। तो इनका सवाल ये है जो कि UPSC परीक्षा से रिलेटेड है कि करंट अफेयर्स का क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। तो UPSC भी जैसे बाकी एग्जाम्स होती है हर चीज़ आजकल कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स बेस्ड है। तो जो एक हम किताबों में कुछ नॉलेज गेन करते हैं वो हमारा फाउंडेशन बनाती है, पर उसके ऊपर भी भाई आप वो फाउंडेशनल नॉलेज जो है उसको अप्लाई कैसे करना है या कैसे हो रहा है अप्लाई देश विदेश में, वो आपको करंट अफेयर्स ही दे सकता है कि क्या करंटली चल रहा है देश विदेश में। उसका सोर्स है न्यूज़पेपर। तो मेरा तो सबको सजेशन है, स्पेशली बच्चे जो 10th 11th 12th में अगर वो थोड़ा बहुत अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं ना तो उनमें एक बहुत अच्छा नॉलेज बेस डेवलप हो जाता है। और अगर खासकर हम बात करें UPSC परीक्षा के लिए तो UPSC परीक्षा में भी ओवरऑल आप मान लीजिए अगले साल की परीक्षा दे रहे हैं तो इस साल का करंट अफेयर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा रिलेवेंट होगा। और अगर आप इस साल का भी करंट अफेयर्स देखोगे तो उसका कोई ना कोई संबंध पिछले साल से होगा क्योंकि कोई एकदम से कोई इरप्ट होता नहीं है, उसकी ओवरऑल काफ़ी दिन काफ़ी महीने लगते हैं एक इशू को डेवलप होने के लिए। तो करीब जो भी आप साल में परीक्षा दे रहे हो उसके पिछले 1-2 वर्ष का करंट अफेयर आपके लिए रेलेवेंट होता है। उसकी 2 तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक तो ऑफकोर्स अगर आप अगले साल दे रहे हैं एग्जाम तो इस साल आप रोज पेपर पढ़ोगे, रोज उसे पढ़ोगे तो आपका एक लिंक बना रहेगा तो वो तो आपका प्रिपेयर हो जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे इशूज आपको निकल जाएंगे जिसका आपको और एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी होगी। उसके लिए UPSC की बहुत सारी करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन आती है, मासिक मैगजीन, उसको आप पढ़ सकते हैं, वो भी आपको हेल्प कर देती है। अल्टीमेटली आपको पढ़ना है, उसको याद करना है, समझना है, नोट्स बनाना है और एग्जाम देना है। पर बच्चे क्या करते हैं कि पूरे साल तो पढ़ेंगे नहीं, लास्ट के 1 महीने करंट अफेयर की कोई मैगजीन जाके पढ़ने लगेंगे।
वो हमेशा फेलियर वाली स्ट्रेटेजी होती है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स इतना आसान नहीं होता कि अपन ने 1 महीना पहले वो मैगजीन खोल के पढ़ लिया और हमें याद हो जाए। करंट अफेयर्स तब आपके दिमाग में रहेगा जब आप उसे डेली न्यूज़पेपर से कंज्यूम करोगे। क्योंकि मान लो कोई इशू डेवलप तो हुआ 6 महीने का, पर एकदम से उसकी हर चीज़ याद नहीं आएगी अगर आप वो एक दिन लेकर पढ़ोगे। पर अगर 6 महीने थोड़ा थोड़ा आपने न्यूज़पेपर में वो आ रहा था, आप कैजुअली उसे पढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में रहता है, तो आप कनेक्ट कर पाते हो और आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। तो शॉर्टकट ना अपनाएं करंट अफेयर्स के लिए, स्पेशली उसको रोज आधा एक घंटा दें, तो वो स्ट्रेटेजी आपके लिए लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। बड़े बच्चों को ऑफकोर्स, और इसलिए मैंने नगर परिषद कमिश्नर को बोला है कि यूपीएससी के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आप अलग सेशन रखो, क्योंकि आई थिंक बहुत बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं। स्कूल लेवल के क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, है ना? नमस्कार मैम, मेरा नाम जैस्मिन कौर है। मैं आपसे ये क्वेश्चन जानूंगी कि स्कूल लाइफ में हम थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू, बहुत स्वीट हो आप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जब इन्होंने मुझसे ये बोला कि मैम जब आप स्कूल में थे, तो जब मैं स्कूल में थी तब फ़ोन नहीं थे तो मेरे पास कम डिस्ट्रैक्शन थे, पर आप लोग स्कूल में अभी फ़ोन है। तो देखो यार, फ़ोन तो जब आप लोग अच्छी चीज़ों में यूज़ करोगे तो वो तो एजुकेशन में हेल्प करेगा, और जब आप वही उससे डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे कि पढ़ाई से ही हम दूर हो गए, तो वो तो चीज़ आपको हार्मफुल है। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है कि थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ता है ना? क्योंकि आपको अपने पास फ़ोन है, जैसे मैं भी बैठी हूँ तो ये बोल रहे थे तो मैं सुन रही थी एक कान से, तो अच्छा कोई मैसेज आया तो मैं देख भी रही थी, तो वो अब तो ओके है, पॉसिबल है कि मैं मल्टीटास्क कर सकती हूँ। पर जब आप स्टूडेंट ईयर्स में होते हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर रहे हो, तब हमें फुल अटेंशन देना होता है, और ये हमारी गलती होती है अगर हम सोचते हैं कि हाँ फ़ोन देखते देखते भी हमारी पढ़ाई हो रही है, तो कभी भी क्या कहते हैं ना 100% हमारा नहीं होता उसमें एफर्ट। और किसी भी चीज़ में अगर आप 100% एफर्ट नहीं दोगे ना, तो उसका रिजल्ट भी 100% नहीं आएगा। ये तो लाइफ की बेसिक थी बात। तो थोड़ा सा ना खुद भी सेल्फ डिसिप्लिन लाना होगा कि चलो फ़ोन है भी अगर हमारे पास, तो जब हम पढ़ रहे हो तब हम स्विच ऑफ करके उसको दूर रखें। क्योंकि अगर फ़ोन ऑन है, उसकी घंटी बज रही है, उस पर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, तो हम डिस्ट्रैक्ट होते ही हैं। ह्यूमन बिहेवियर है, स्वाभाविक है, ऐसा होता है, तो हमें खुद दूर रखना चाहिए। वैसे मैं तो थोड़ा सा ये बात है कि स्कूल के बच्चों के पास फ़ोन भी होनी चाहिए क्योंकि बच्चे क्या है, जब हमारी छोटी उम्र होती है तब हम इतना अच्छा सोच नहीं पाते अपने लिए। पेरेंट्स बोलते हैं तो हमें लगता है कि अरे तो हमें इंजॉय नहीं करने दे रहे, तो हम थोड़े रिबेलियस भी होते हैं कि हमें ऐसा क्यों रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। तो उस टाइम की समझ नहीं होती है, वो समझ बहुत बाद में आती है। इनफैक्ट जब मैं भी स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो मुझे भी जब मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि नहीं बैठ के पढ़ो पढ़ो, तो ऑफकोर्स सभी को अच्छा पढ़ना, अगर कोई आपको बोले बस पढ़ते रहो तो अच्छा थोड़ी ना लगता है, वो तो मन मार के पढ़ना पड़ता है। बट वही चीज़ है जो बाद में आपकी लाइफ ईजी करती है। तो जैसे मेरे फादर तो मुझे यही बोलते थे कि बेटा अभी आप जितना मेहनत करोगे तो बाद में एंजॉय करोगे, और अगर आप अभी एंजॉय करोगे तो पूरी लाइफ मेहनत करते रहोगे। तो यही चीज़ मैं आपको आज सभी को कहूँगी कि अभी अगर एंजॉय कम करेंगे और मेहनत ज़्यादा करेंगे तो पूरी लाइफ एंजॉय करेंगे, और भाई अगर आप अभी एंजॉय करने लगे तो पूरी लाइफ स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो सेल्फ डिसिप्लिन, थोड़ा खुद को कंट्रोल, और मेरे ख्याल से तो आप फोन मत रखो तो डोंट कीप योर फोन, मतलब स्कूल के बच्चों को तो बिल्कुल पूरा फोकस। आप देखो पूरी लाइफ में सिर्फ हम स्कूल के 12-14 साल ही तो पढ़ते हैं, फिर बस ग्रेजुएशन 1 साल का, फिर तो पढ़ाई बंद हो जाती है 1 महीने से। तो इस ईयर्स, ये जो अपने स्कूल ईयर्स होते हैं, कॉलेज ईयर्स, एजुकेशन के स्टूडेंट ईयर्स होते हैं, इसको फुल यूटिलाइज करना चाहिए। और अभी नहीं समझ आती, जब हम भी आपके एज में थे अभी इतने अच्छे नहीं थे, अभी तो सुलझे हुए नहीं थे, ये बाद में आता है, तो तब वही लगता है कि नहीं पढ़ना है, थोड़ा इंजॉय कर लें। बट अगर आप ये चीज़, ये लाइन याद रखोगे ना, तो आप काफ़ी सारे लाइफ के डिसीजन अच्छे ले पाओगे। अगर बस आप इतना याद कर लो कि अभी स्ट्रगल कर लिया तो बाद में इंजॉय, और अभी इंजॉय कर लिया तो बाद में होते हैं आपके ऊपर बच्चे कि आपको वो क्या सूट करता है। काफ़ी बच्चों को सूट करता है कि मैं क्लासरूम जाऊँ, वहाँ टीचर मुझे पढ़ाए तो मुझे चीज़ें समझ आती हैं ज़्यादा। काफ़ी बच्चों को लगता है कि मुझे तो घर पे ज़्यादा आराम है, कि मेरे लैपटॉप पे या टैबलेट पे या मोबाइल पे क्लास चल रही है और दैट इज़ फाइन फॉर मी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फ़र्क आएगा।
आप क्लासरूम प्रिपरेशन भी करोगे तो भी आपको वही क्वालिटी मिलेगी, आप वर्चुअल करोगे वो आपके ऊपर है कि आपको एज स्टूडेंट क्या अच्छा लगता है, आपके आउटपुट किसमें ज़्यादा निकलते हैं। क्या है कि जैसे ऑफकोर्स काफ़ी बार जैसे आपका भी क्वेश्चन था, एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और गाँव से पढ़ रही हैं या ऐसे शहरों से पढ़ रहे हैं जो भी छोटे हैं, तो उनको ये लगता है कि बड़े शहर वाले बच्चे जहाँ पे बड़े, जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली तो हब है इसका कि वहाँ बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं। जयपुर आपकी राजधानी थी, चलो वहाँ पे है, पर जैसे जिले में थोड़ी ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो जब हम इस सिनेरियो में हैं तो इसमें वर्चुअल कोचिंग बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि वही टीचर्स जो वहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं वही आपको फोन पे पढ़ा सकते हैं, तो आपकी क्वालिटी में कोई नहीं होगा, आपकी बस मेहनत नहीं है इसमें। तो आप वैसे मत जाओ कि क्लासरूम वाला बेटर है या वर्चुअल वाला, आपको जो कन्वीनियंस लगे, आपको जो कंफर्टेबल लगे। काफ़ी बच्चों को लगता है कि हम तो वहीं जाकर तैयारी करेंगे, तो बच्चे वहाँ चले जाते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है नहीं हम अपने घर पे तैयारी करेंगे, तो तब वर्चुअल क्लासेस जो होती है ना, तब वो बहुत बेस्ट है, राइट। Prepare such a great exam. Is it possible to clear this exam without coaching or without any guidance? It's possible to clear the exam without coaching, but guidance का मतलब ये है कि आपकी एक स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए ना। चाहे लाइफ में कोई भी एग्जाम हो, एक बोर्ड एग्जाम से लेके कॉलेज की ग्रेजुएशन एग्जाम से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए। बिना स्ट्रेटेजी के तो आप फिर है ना रैंडम प्रिपरेशन करोगे तो ऑफकोर्स वो तो उससे तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। पर जरूरी नहीं है कि आपको कोई कोचिंग क्लास जाके क्लियर करना है, आपको दिल्ली या मुंबई जाके पढ़ना पड़ेगा, आपको पता नहीं कुछ किसी धुरंधर कॉलेज से होना पड़ेगा, या आपको अंग्रेजी माध्यम होना होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अगर ये दो चीज़ें आपके पास है और आपने वो है कि नहीं, मैंने जो आपको पहले भी बताया कि 8 घंटे रोज देना 365 डे, क्यों नहीं क्लियर होगा आपको? सबका क्लियर होता है, आपका क्यों नहीं होगा? तो पर ये जो रोज का पढ़ना होता है ना, यही तो मेरी 5 घंटे नहीं कर पाते बच्चे, वो बीच में थक जाते हैं, नहीं हो पाता। दिन में 8 घंटे पढ़ने हैं, तो 4 घंटे पढ़ पा रहे हैं कि 10 नहीं पढ़ना है, मन नहीं हो रहा, या कोई किसी की कुछ परिस्थितियाँ भी होती हैं, तो उस वजह से बच्चे नहीं कर पाते। पर आपको मैंने जैसे कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आजकल सब कुछ आपके मोबाइल पे अवेलेबल है, आपके लैपटॉप पे अवेलेबल है, आप सारी वर्चुअल क्लासेस ले सकते हो। इवन यूपीएससी का सिलेबस हो, उसकी एग्जाम स्ट्रेटेजी हो, कौन सी किताबें उसके लिए पढ़नी हो, वो भी आपके नेट पे पूरा अवेलेबल है कि इस सब्जेक्ट के लिए ये किताब है। तो जब सब कुछ आपके पास है तो सिर्फ आपकी मेहनत लगेगी और आपका टाइम लगेगा, वो आप दोगे तो आप कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वाले बच्चे क्लियर करके आते हैं, सिर्फ इंग्लिश मीडियम बच्चे क्लियर करके आते हैं। हर बैच में, मेरी बैच में बहुत हिंदी मीडियम से भी थे और दूर दूर छोटे छोटे गाँव के बच्चे भी आए, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, अपना मेहनत कर सकते। नमस्ते मैम, मैं रेखा 11th साइंस मैथ से। मैम, लाइफ में परसेंटेज ज़्यादा मायने रखते हैं या फिर मेहनत? कभी कभी ऐसा होता है अपन ज़्यादा पढ़ लेते हैं फिर भी मार्क्स कम आते हैं, और कभी मार्क्स कम पढ़ते फिर भी मार्क्स ज़्यादा, जिससे हम डिमोटिवेटेड हैं कि हमने इतना पढ़ा फिर भी हमें नंबर कम आए। क्यों? देखो, अगर बिना पढ़े मार्क्स ज़्यादा आ गए मतलब वो तो आपका लक था तो वो थोड़ा लक था, और उस दिन विशेष आशीर्वाद था भगवान का आपके ऊपर, पर वैसे तो पढ़ने वाली मार्क्स आते हैं पर देखिए, ये जरूर होता है, चाहे हम चाहे स्टूडेंट ईयर्स में हों या बाद में हम नौकरी करते हैं, जैसे आप आई मीन बाई जॉब अपने स्टूडेंट ईयर से निकल जाते हैं। देखिए, लाइफ में अप्स डाउन चलते रहते हैं, काफ़ी बार किसी चीज़ के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं पर नहीं मिलती है, तो उसके लिए थोड़ा मेंटली अपने को कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए कि सबके साथ होता है, किसी का भी ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा अच्छा स्कोर करते हैं। जैसे मेरे क्लास 8 में बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, फिर मेरे 10th में अच्छा है, फिर मैं लगातार इम्प्रूव करती गई। पर जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के हमेशा ही अच्छे मार्क्स आते हैं, तो ये तो अच्छे मार्क्स बुरे मार्क्स आना, परसेंटेज अच्छा आना ना आना, ये चलता रहता है। हमें अपनी मेहनत करते रहनी चाहिए। कभी किसी एग्जाम में कम मार्क्स आए तो उससे ज़्यादा निराश भी नहीं होना है, क्योंकि ये तो होता रहता है और ये सबके साथ। हमें अपनी मेहनत बरकरार रखनी चाहिए और हमेशा पढ़ने पर भी ज़्यादा मार्क्स आने की मतलब 100% गारंटी है। वो तो कभी नहीं पढ़े और मार्क्स आ गए, वो आपका लक्ष्य, तो उस स्ट्रेटेजी पर ना जाए, मेहनत हमेशा करें। और कोई बात नहीं, एक ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम अपना 100% दें, बाकी सब गॉड पे छोड़।
कभी अच्छा रिजल्ट भी आता है, कभी कभार बुरा रिजल्ट भी आता है, पर हमें निराश नहीं होना है, अगले एग्जाम के लिए और भी राइट। But I'm going to do my graduation from an open university. तो मैम हमेशा मन में इनसिक्योरिटी रहती है कि जो बच्चा रेगुलर से पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके साथ मेरा कंपटीशन होगा। और मैम आपने बताया कि ग्रेजुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो मैम इन इनसिक्योरिटीज़ को कैसे हैंडल करें, क्योंकि ये फियर हमेशा रहता है कि ग्रेजुएशन जो रेगुलर से कर रहा है उसके साथ मेरा कंपटीशन होगा। अगर हम ऐसे नहीं करें तो बच्चे से कैसे करेंगे। आप सब बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत हार्डवर्किंग हो, आप कहीं पे भी हो, आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, पहली बात है अपने आप को कम नहीं समझना है। दूसरी चीज़ जब मैंने कहा कि ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब ये है कि बच्चे ग्रेजुएशन को सीरियसली ले, वो अपना इंजॉय करने में टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ाई नहीं करते सीखते हुए। अब आप चाहे ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाके पढ़ाई कर रहे हो, बहुत बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जाकर वहाँ पे बस मजे करते हैं और पढ़ाई नहीं करते, उनका थोड़ी ना क्लियर होता है जस्ट बिकॉज वीडियो में जाके पढ़ रहे हैं। आप ओपन से पढ़ो, आप राजस्थान से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, आप अब्रॉड जाके पढ़ो, आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आप जैसे कॉलेज एंटर करोगे ना, आपको दिखेगा अरे बहुत फ्री टाइम है तो एंजॉय करिए, वो उस चीज़ से बचना है। अब जैसे आप ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे तो आप काफ़ी बार घर पे ही रहोगे, आप घर पे ही रहोगे तो आप रिलैक्स हो जाओगे, आप पढ़ोगे, उस चीज़ से आपको बचना है। तो ये सब भूल जाइए कि हम जैसलमेर में हैं, हम इधर से हैं, हम उधर से हैं। आप अगर पढ़ लोगे आप निकल जाओगे। और जो ये अभी आप कह रहे थे यहीं के ग्रेजुएशन का, मुझसे 2 बैच जूनियर उनका आईएएस में सिलेक्शन हुआ है, वो भी तो जैसलमेर से ही है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करी और वो भी इंटरमीडिएट। इट इज ऑल अबाउट वन थिंग कि आपको सारे डिस्ट्रैक्शन से बचना है और अपना टाइम डिवोट करना है पढ़ाई। तो अब आप ये भूल जाइए, और जो आपने कहा ना इनसिक्योरिटी होती है, भूल जाइए इनसिक्योरिटीज का इसमें कुछ मतलब नहीं होता। हर साल हर बैच में हर बच्चे हर जगह से आए, तो आपको किसी से अपने आप को कम समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप में इतना जरूर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने अगर इस एग्जाम को क्लियर करने की कमिटमेंट करी है तो मैं उतने घंटे निकाल के पढ़ूंगी चाहे कुछ। स्टेट सर्विसेज एग्जाम का थोड़ा सा तो अभी ये थोड़ा क्या करेंगे, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली कि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेगुलरली आपकी एग्जाम नहीं कंडक्ट होती है। तो ये बात तो सही है। जैसे अभी मतलब जैसे यूपीएससी का होता है ना, हर साल निकलती है और हर साल एग्जाम भी टाइमली होती है, वो चाहे राजस्थान हो या दूसरी स्टेट्स का भी हो, ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट तो है, ये मैं मानती हूँ कि एग्जाम की टाइम की कंडक्ट नहीं होती और फिर सिलेक्शन भी होता है तो पता नहीं काफ़ी कोर्ट केसेस में भी रह जाता है और फिर वो 2-3 साल बाद अपॉइंटमेंट्स होती है। तो ये तो थोड़ा है, बट अब दिस इज अ पॉलिसी इशू ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसमें तो ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि बच्चों को तो प्रॉब्लम होती है इससे। तो ये बात तो सही है कि क्योंकि एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बहुत बच्चे बैठते हैं, हम मेहनत करें पर काफ़ी बार बच्चे क्लियर नहीं भी कर पाते हैं, तो इसमें ये ज़रूर रहता है कि हम अपने लिए बैकअप रखेंगे हम और भी सिमिलर एग्जाम्स की, क्योंकि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं तो जिनका सिलेबस मैच करता है वो ज़्यादा एफर्ट तो लगता नहीं है, तो हम दूसरी भी उन एग्जाम्स के लिए करेंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चों का फाइनेंशियली भी वीक होते हैं कि हमें जॉब जल्दी से जल्दी चाहिए, काफ़ी बच्चों को अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना होता है, तो सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। तो वो तो बात आपकी ठीक है कि अगर आपके पास एक बैकअप हो और तो मान लीजिए कोई एग्जाम डिलेड है और आपका ऑलरेडी किसी और चीज़ में सिलेक्शन हो गया तो आप उसकी जॉब करते हुए भी उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप एक क्या कहते हैं ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो वो बात तो आपकी बिल्कुल सही है, तो गलत एडवाइस मैं नहीं कहूँगी है क्योंकि सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। पर जहाँ तक ये कॉन्फिडेंस की बात है, कॉन्फिडेंस आपको एक ही चीज़ से आ सकता है कि अगर हम स्पेशली अगर परीक्षा की बात करें कि हमें जितना घंटे पढ़ना है हम वो घंटे पढ़ रहे हैं, तो उससे कि हमने मेहनत करी, हमने अपना 100% दिया, वो हमें एक इंटरनल कॉन्फिडेंस देता है। दूसरा कि जो हम एक मॉक टेस्ट पेपर्स देते हैं ना, तो उसमें हम अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस का स्रोत कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वही तो आपका एक सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन है कि आप आने वाली एक्चुअल एग्जाम में कैसे परफॉर्मेंस करें। तो यही दो चीज़ें जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। बाकी तो ये पूरे ना मेंटल इशूज है कि क्योंकि एग्जाम स्पेशली ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, 1-1 साल पढ़ना और इतने घंटे पढ़ना कोई आसान बात तो है नहीं। और जैसे मैंने कहा कि कभी हम सफल होते हैं, कभी हम सफल नहीं भी होते हैं, तो उसमें निराशा होती है,
बहुत डिप्रेशन होता है, वो हमारा कॉन्फिडेंस कम भी करता है। तो उस चीज़ को टैकल करना एक डिफिकल्ट टास्क है बिल्कुल, पर बार बार अपने आप को ये याद दिलाना कि सिर्फ मेरे साथ ये नहीं, सब बच्चों के साथ ये, सबका हाल ये है, वो एक थोड़ा संभल देता है किसी चीज़ में। प्लस रियल कॉन्फिडेंस ये आएगा कि आप जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं उसमें अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं या नहीं। और बाकी ऑफकोर्स हम अगर एक अच्छे इन्वायरमेंट से लेकर हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव हमें सपोर्ट करते हैं तो वो भी हमें संभल देते हैं। बट ऑनेस्टली इट इज़ टफ और मेंटली प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है, इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन है, तो ऐसा लगता तो उससे हमें लगता है ऐसा कोई भी एग्जाम दे, हर चीज़ के पैसे चाहिए। किसी को बोले ना कि हम यूपीएससी को बोलते हैं कि तुम्हारे पीछे का बैकग्राउंड देखो, उसका क्या हो सकता है। आप सब कुछ इंटरनेट पर देखते हैं, तो आपको कोई महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाके नहीं पढ़ना है, आपको तो जैसलमेर की भी बात करनी है, सब कुछ फ्री अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे देखिए, आप गूगल पे सर्च करें, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर सब टॉपिक के लेक्चर्स आपके फ़ोन पे फ्री अवेलेबल है। तो इंटरनेट से ये तो बहुत बड़ी ये चीज़ हमें मिली है कि ये जो एक मॉनिटरी गैप रहता है वो खत्म है, और उन्हीं लेक्चर से दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो आप इस चीज़ से निकाल लीजिए कि इस एग्जाम के लिए मुझे कोई किसी दूसरे शहर जाके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस देके पढ़ना पड़ेगा, सब आपके फ़ोन पे अवेलेबल है। और आजकल तो डेटा पैक्स भी सारी कंपनीज के इतने चीप है कि एक डिसेंट लेवल पे हम उसका मतलब हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और स्ट्रैटेजी बना के जब हम पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ाई में हमें 100% रिजल्ट मिलता है। मैम मैं क्लास 10th में हूँ और मेरे बोर्ड एग्जाम से फरवरी में। अब मैम आप कैसे अपने प्रिपेयर करती थी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? मैम क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे बोर्ड एग्जाम्स ही नहीं चाहिए, मुझे मेरे एक्स्ट्रा ओलंपियाड्स जो कंडक्ट हो रहे हैं मुझे उसमें भी अपने रिजल्ट चाहिए। मैम उनको ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं? आपको अपना पूरा सिलेबस स्टडी करना पड़ेगा कि मेरे पूरे सिलेबस में हर सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है, हर सब्जेक्ट के सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर्स तो छोटे हैं, कौन से चैप्टर्स बड़े हैं, इस एक चैप्टर में क्या मेरे स्कूल ने कवर कर लिया है या फिर नहीं किया है। फिर उसके बाद उस एक चैप्टर को कवर करने में मुझे कितने घंटे लगेंगे, वो जब आप एक एनालिसिस करोगे ना, उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी कि इस वक्त इस सब्जेक्ट के मुझे इतने चैप्टर कवर करने हैं, इतना टाइम तो मेरे स्कूल में जाता है, फिर मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आप ओलंपियाड जा रहे हो, करके आपकी कुछ हॉबीज भी हो, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हो, उन बचे हुए घंटों में वो चैप्टर कवर करने में मुझे इतने घंटे लगेंगे। तब आप अपनी है ना, मैं चाहे स्कूल में या कॉलेज में थी, मैं अपना पूरा सिलेबस ऐसे डिवाइड करती थी कि हफ्ते में कौन कौन से मैं सब्जेक्ट कवर करूँगी, चैप्टर कवर करूँगी, महीने में कितना करूँगी और साल में कितना करूँगी। So you need to make your daily targets, your monthly targets and your yearly targets if you can at all. But daily और monthly आप फिर भी प्लान कर सकते हैं। जब आप खुद बैठ के लिस्टिंग करते हैं ना कि यार इतना तो पढ़ लिया, इतना पढ़ना बाकी है, तो हम अपनी क्या कहते हैं ना स्टडीज का कंट्रोल ले पाते हैं कि ये इतना बचा हुआ है तो मैं कब और कैसे कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंस भी आता है कि यार ये तो पढ़ा हुआ है। जब एक करके आप हर चैप्टर कवर कर लोगे तो आप ये भी एनालिसिस कर पाओगे कि अच्छा इतने महीने बचे तो इनका रिविजन में कैसे प्लान करूँ। तो कोई भी मतलब किसी भी चीज़ की आप पढ़ाई करते हैं ना, चाहे वो 10th बोर्ड हो, 12th हो, कॉलेज हो, एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव, कोई भी चैप्टर तो आपको पहली बार तो आप उसे पढ़ोगे, अंडरलाइन करोगे, उसके हो सकता है नोट्स भी बनाओगे। तो फर्स्ट स्टडी सिर्फ कैजुअल स्टडी होती है। काफ़ी बच्चे उसको समझ लेते हैं मैंने पढ़ लिया मेरा हो गया, वो नहीं होता, उसके मार्क्स नहीं आते, सॉरी। वो फर्स्ट जो रीडिंग होती है उसका सिंपल ये मतलब होता है कि अच्छा आपको पता चला कि वो क्या चीज़ है, किस बारे में है और कुछ आपको समझ आया। सेकेंड रीडिंग में आप उसके बदले नोट्स बना सकते हो या फिर डायरेक्टली वहीं से आप मेमोराइज कर सकते हो। वो आपका थोड़ा सा ना सॉलिड स्टडी होगी कि अब आपको चीज़ें उससे याद है, उससे भी काम पूरा फिनिश नहीं होता। थर्ड स्टेप लेना पड़ता है कि उसको एक हफ्ता 1 महीने बाद उसका रिविजन। जब आप ये 3 स्टेप्स कंप्लीट करते हो ना, तब आपकी उस स्टडी फुल स्टडी होती है और तब आप 100% लाओगे। काफ़ी बच्चे बस पोस्ट ही करते हैं, हमने उसको पढ़ लिया, अंडरलाइन कर दिया, हमको आ गया, नहीं आ गया। उसके बाद उसको देखना पड़ता है या याद करना पड़ता है, जैसे भी आपको सुबह करो, और तीसरा उसको रिवाइज करना पड़ता है। तो 3 स्टेप की ये प्रक्रिया जब कंप्लीट होती है तब जाके एक चैप्टर आपका प्रिपेयर होता है। तो आपको अपना सिलेबस और आपने अब तक जितना पढ़ लिया याद कर लिया उसको बैठ के एनालाइज करना होगा, टेबल बनाना होगा अपना डेली, वीकली,
और ईयर की शेड्यूल बनाना होगा, वो स्टडी करेंगे। थैंक यू। इट्स क्वाइट ओके कि फर्स्ट ईयर में आपने लाइफ फिगर आउट नहीं करी, इट्स क्वाइट फाइन एंड इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में आपको अब एक्सपोजर मिल रहा है कि आप जैसे कोई एक सब्जेक्ट परस्यू कर रहे हो तो उसमें आपके पास कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल है, फर्स्ट, राइट। सेकेंड, आपको साथ में ये भी लग रहा है, आप दूसरे बच्चों से भी इंटरेक्ट कर रहे हो, आप थोड़ा आप सोच रहे हो कि मैं आगे अपना क्या करना चाह रही हूँ लाइफ में, तो आपको इनपुट्स मिलेंगे कि कौन कौन से एवेन्यूज, अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में एक कॉन्क्रीट डिसीजन ले पाना बहुत ज़्यादा मतलब इट्स नॉट वेरी पॉसिबल ऑल्सो, और अपने ऊपर ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए। जब आप सेकेंड या थर्ड ईयर में आओगे ना तब आपको फिर भी कॉन्क्रीट आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 10 ऑप्शन आपके सामने, तो आपको थोड़ा और अपने लिए खुद से क्लैरिटी मिलेगी कि यार इन 10 ऑप्शन में से मेरे लिए ये 2 ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल होंगे, और फिर आप उन 2 ऑप्शन को परस्यू करोगे, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ हम इंटरेस्ट है उस पर भी डिटरमाइन नहीं करते ना, हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है, हमारी खुद की क्या एक्सपेक्टेशंस है, हमारे लिए आगे क्या फिजिबल रहेगा, क्या कन्वीनियंट रहेगा, काफ़ी सारे फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं। तो इट्स क्वाइट ओके कि अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, ये बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम इस बारे में सोच रहे हो, बट टू एक्चुअली फिगर आउट कि आप आगे जाके क्या करोगे, इट टेक्स टाइम एंड इट विल टेक टाइम, तो डोंट वरी। बाय सेकेंड और थर्ड ईयर आप कुछ ऑप्शन आप फाइनलाइज कर लोगे, उस ऑप्शन में भी आपको क्या सूट करेगा वो 2-3 आपके पास निकल के आ जाएंगे, फिर आपको जब कॉलेज के बाद उन 2-3 चीज़ों को परस्यू करोगे, फिर एज लक विल हैव इट, एज योर मेहनत विल हैव इट, उन 2-3 ऑप्शन में से आपको अपना करेगा। तो अगली मीटिंग के लिए जाना है, अभी मैम आपको एड्रेस करेंगी, समझ करेंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा। मैम का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? यस, पॉलिटिकल साइंस। एक और बात, मैम के फादर साहब ने जब आप पढ़ती थी क्या बात कही थी? अभी आप एंजॉय करेंगे तो पूरी लाइफ मेहनत करनी पड़ेगी, अभी आप मेहनत करेंगे। और आज का सबसे स्वीट प्रश्न कौन सा था? चलिए, सभी प्रश्न स्वीट थे, मैं मैम से निवेदन करूँगा वो समाप्त करें, और फिर इस कार्यक्रम को हम आगे जारी रखेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं रवि जी, चरण, अशोक जी, ये आपसे समाप्त करेंगे इसके बाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको से इंटरेक्ट करके, और आप कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हो जब तक कि मेरी यहाँ पोस्टिंग है, और मैंने इनको भी कहा है आपको जैसे कार्यक्रम रखा करो कि बच्चे मेरे इनफैक्ट जो बॉयज स्टूडेंट्स है वो भी इंटरेक्ट कर पाए। और टू समअप में यही है कि जो बच्चे स्कूल में बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़े, ज़्यादा फोन फान में ना लगे, बस पढ़ना है अच्छे से। ये भूल जाओ कि आपके स्कूल में, आपके शहर में पढ़ाई करोगे सबसे ऊपर जाओगे, ठीक है। दूसरा, जो बच्चे कॉलेज में हैं और या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉलेज के बाद, तो ये बहुत आपके लिए प्राइम और क्रूशियल टाइम है, इसको यूटिलाइज करें, अपने सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करें, तो वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। तो डू नॉट थिंक कि बहुत कम ऑप्शन है, हम छोटी जगह पे रहते हैं, सारे एवेन्यूज एक्सप्लोर करो, बहुत टाइम है आप लोगों के पास, अच्छे से प्रिपेयर करो, पढ़ाई करो, और आप सब कर सकते हो। मुझे तो आप सब इतने ब्राइट और इंटेलिजेंट कर रहे हो, ऑल ऑफ यू कैन डू, ठीक है, प्रॉमिस। सब पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, और बॉयज़ को तो बहुत पीछे सुनिए, है ना। और थैंक यू सो मच। और आपका जो क्वेश्चन था, ये बहुत सैड बात है कि लिटरेसी रेट जैसलमेर में फीमेल लिटरेसी रेट, मतलब महिलाओं का जो लिटरेसी परसेंटेज है बहुत कम है। आई थिंक इट्स जस्ट 33-34%। और इसको टैकल करने के लिए हम सबको मिलजुल के करना है। आपके लोकेलिटी में कोई भी बच्ची है जो स्कूल ड्रॉप आउट हो गई है, उसको आपको मोटिवेट करना है। हम तो स्पेशल कैंपेन चला ही रहे हैं, पर आपको मोटिवेट करना है कि नहीं, स्कूल में आओ, पढ़ाई करो। आपके यहाँ कोई भी सोसाइटी में बोल रहा हो कि लड़की पढ़ती क्या करेगी, तो उससे लड़ना है, जूझना है, उनकी बातों में नहीं आना है। बाकी हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में वी आर राइट नाउ, हमने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसमें हम जितनी भी स्कूल गर्ल्स को ड्रॉप आउट हो गई हैं, हमारे पास वो डेटा है कि उनको स्पेसिफिकली काउंसल कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं, और उनको स्कूलिंग सिस्टम में वापस लेके आ रहे हैं कि वो जुड़े, क्योंकि जब वो स्कूलिंग करेंगे तभी तो उनके लिए आगे की चीज़ें
चीज़ें ओपन अप होती हैं। तो अभी हमारा विशेष फोकस उस पर है, हम कोशिश तो पूरी करेंगे, बट सोसाइटी के माइंडसेट से लड़ना डिफिकल्ट होता है, मुझे उसमें आप सबका पार्टिसिपेशन चाहिए कि आप सब मेरी हेल्प करोगे। जो भी आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम एरिया लगता है आपको उससे लड़ना है, उसके कंट्रोल में नहीं आना। इज दैट राइट? ओके। My mail has a million mails. It is impossible for a single person to read so much. But क्योंकि मैं जैसलमेर में हूँ, तो मैं जैसलमेर के बच्चों को बिल्कुल गाइड करना चाहूँगी। आप इनका कॉन्टैक्ट कीजिए, हम ऐसे प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज करेंगे एंड ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। बट मैं एक ही तो इंसान हूँ और इतने दुनिया भर से लोग मेरे को मैसेज करते रहते हैं, मुझे बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है उसका रिप्लाई करना। हाँ, और ये कौन है? और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, गिव योर कॉन्टैक्ट पर्सन एंड थ्रू हिम यू कैन कॉन्टैक्ट, है ना? थैंक यू सो मच। ये समाज देखने की अपना जब भी सेशन होगा, जब भी अपना अगला सेशन होगा, तो ये जैसलमेर का सौभाग्य है कि अभी आप यहाँ पर प्रतिस्थापित हैं। और जैसा मैंने कहा कि जब तक मैं वैसे तो एक एक हो गई, इनकी सबकी हो गई, सबकी एक एक हो गई। टाइम